हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज के इस वीडियो के पहले तक हमने इस अध्याय से जुड़े कुल 9 वीडियो समाप्त कर दिए हैं, जहाँ पर हमने डिटेल में बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा कर लिया है और एनसीईआरटी बुक के अनुसार हमने अब तक डिटेल में 2 टॉपिक पे चर्चा कर लिया है। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था, जो कि इस अध्याय को सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि हमने इस वीडियो से पहले कुल 9 वीडियो समाप्त कर लिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 10वां वीडियो है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज हम लोग इस अध्याय का भाग 10 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यदि हम यह जानें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग रिलेशन टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। रिलेशन यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो रिलेशन यानी कि संबंध। इस संबंध किसे कहते हैं? आपको याद हो, यदि आप पिछला वीडियो यहाँ पर देख के आए होंगे, तो हमने शायद भाग 1 में ही, इस अध्याय का भाग 1 यानी पहला वीडियो में ही, जो कि एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय का वीडियो था, उसमें हमने आपको संबंध यानी रिलेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड किया था, जो कि आपने यदि भाग 1 देखा होगा तो आपको याद होगा। यदि नहीं देखा तो आप वह वीडियो जरूर देख के यहाँ पर आए, क्योंकि वहाँ हमने आपको कई उदाहरण के माध्यम से इस टॉपिक को बहुत ही डीपली समझाने का प्रयास किया था। भले ही वह एक परिचय का वीडियो था, लेकिन फिर भी हमने उस वीडियो में आपको कई सारे उदाहरण के माध्यम से, इवन उस उदाहरण के माध्यम से आपको एक परिभाषा भी बनाने का हमने कोशिश किया था, और आपको एक ओरली रूप में आपको परिभाषा भी देने की कोशिश हमारी थी। हमने ये सारा काम आपको कुछ रियल लाइफ से जोड़ के बताया था, यानी रियल लाइफ के कुछ रिलेशन हमने आपके स्क्रीन पे जो लिखा है, यही एग्जाम्पल हमने भाग 1 में लिया था, और इसी रियल लाइफ रिलेशन से हमने इस अध्याय को, इस टॉपिक को गणित की तरह समझने का प्रयास किए थे। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आप वह वीडियो अब तक यहाँ पर नहीं देखे हो और डायरेक्ट आप यहाँ पर आ गए हो, तो मैं कहूँगा कि आपको यह वीडियो थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने भाग 1 में इस टॉपिक को, जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस पर हमने डिटेल में चर्चा किया था कि यहाँ पे पिता पुत्र, बहन भाई, छात्र शिक्षक, मित्र मित्र, क्या यहाँ पे ये लिखने का हमारा मकसद क्या था, ये लिखने का हमारा एम क्या था, यहाँ पे इस स्लाइड में, इस वीडियो में जोड़ने का यह हमारा एम क्या था, वो हमने भाग 1 में आप सभी को बता के रखा हुआ है। यहाँ पे उसके जैसे जैसे हमने भाग 2 शायद पढ़ा, तो उसमें भाग 2 या 3 में फिर हमने यह जाना कि जो भी हम रिलेशन बना रहे हैं, फिर चाहे वो रियल लाइफ में ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी आप रिलेशन देखिए, हमने यहाँ पे 4 रिलेशन आपके सामने रखा है अपने रियल लाइफ के उदाहरण से, कि बहन भाई का, पिता पुत्र, मित्र मित्र, छात्र शिक्षक। जनरली क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है डिटेल में। यहाँ मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने पढ़ा था कि जनरली क्या होता है संबंध में, कि किसी भी संबंध को एग्जिस्ट करने के लिए, किसी भी संबंध को रहने के लिए 2 ऑब्जेक्ट का रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसी उदाहरण में पिछले स्लाइड में, जो ये स्लाइड आपको दिख रहा है, इसमें देख सकते हो पिता पुत्र, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, बहन भाई 2, छात्र शिक्षक 2, मित्र मित्र 2। यहाँ मित्र मित्र लिखा है, इससे मतलब ये ना समझे कि ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। आप जिसके भी मित्र है,
मान लीजिए ए बी का मित्र है, तो यहाँ पे मित्र मित्र तो हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना हुआ? 2। उसको हमने डिटेल में चर्चा किया है, यहाँ पे हम इसको डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज के इस वीडियो में हम उसी उदाहरण को, यानी इसी उदाहरण को जो हमने भाग 1 में समझा था, उसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, यानी उसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और चूँकि हमने सिर्फ और सिर्फ ये भाग 1 में आपको रियल लाइफ के उदाहरण से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया था, इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग गणित में इसको कैसे, हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल को गणित में कैसे रिलेट करें, यह समझाने का प्रयास करेंगे। इसी में हमने भाग 1 में यह भी पढ़ा था कि जो भी रिलेशन हम लोग अभी पिछले स्लाइड में देखे, यहाँ पे जो भी रिलेशन, जो भी संबंध आपको दिख रहा है, या फिर दुनिया में आपके समक्ष जितने भी संबंध हैं, फिर चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर गणित में कैसे संबंध होते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग अभी भी रियल लाइफ पे ही चल रहे हैं, आगे जैसे जैसे अभी हम बढ़ेंगे हम आपको गणित की तरफ लेके चलेंगे। तो हम कह रहे थे कि हमारे रियल लाइफ में इस स्लाइड में जो भी आपको ये रिलेशन यानी संबंध दिख रहा है, उसके अलावा भी आप कोई भी अपने मन से कोई भी संबंध उठा के देख लीजिए। उन सारे संबंध में आपको 3 चीज़ बहुत ही यूनिक मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक, यानी वो किसी में भी वो सब से अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी संबंध का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो उसका प्रॉपर्टी होता है और जो उसका रूल होता है, वो तीनों हर एक संबंध के लिए डिफरेंट होता है। ये आप भी अपने आसपास, इवन आप अपने आप से भी इस तीनों टॉपिक को, यानी इस तीनों को आप अनुभव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे यदि पिता पुत्र की बात करें, तो पिता और पुत्र का जो रोल है, जो पुत्र का रोल पिता के लिए है और जो पिता का रोल पुत्र के लिए है, वो कभी भी बहन का रोल भाई के लिए जो है, और जो भाई का रोल जो बहन के लिए है, इसका रोल, इस संबंध का में जो रोल है और इस संबंध में जो रोल है, ये दोनों रोल कभी भी आपस में एक जैसा नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे भी समझो कि जो रोल पिता का है पुत्र के लिए, तो क्या वही रोल शिक्षक का है छात्र के लिए? बिल्कुल नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी संबंध में जो 3 चीज़ होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज, रोल, वो सारे संबंध के लिए अलग अलग होते हैं, यानी यूनिक होते हैं। और इसको हमने भाग 1 में और इसके पिछले वाले वीडियो तक हमने बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने का प्रयास किया था। इसलिए मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आप वो वीडियो देखें। ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें सिर्फ रियल लाइफ का एग्जाम्पल लिया था तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने भले ही रियल लाइफ का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन आपको कक्षा 11वीं में जो आपको पढ़ना है उसका बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 20 से 30% कॉन्सेप्ट मैंने उसी में बता दिया था। और वहीं पे मैंने कह दिया था कि जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो मैं आगे वाले वीडियो में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप सारा कॉन्सेप्ट सभी को डिटेल में पढ़ें। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि जो हमने पिछले वीडियो में जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, उसको आज हम गणित से रिलेट करके समझने का प्रयास करेंगे। यूँ कहे कि यदि हम रियल लाइफ में बात करें तो आप अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हो अपने एक संबंध का, अनेकों संबंध का उदाहरण आप दे सकते हो। लेकिन गणित में संबंध क्या वास्तविक रूप में एग्जिस्ट करता है? इसका जवाब आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जी हाँ, गणित में भी कोई संबंध रियली में एग्जिस्ट करता है, तो आप उस संबंध को अपने नोटबुक पे लिखें, यानी अपनी कॉपी पे लिखें। फिर वीडियो को रिप्ले कीजिए और समझिए कि कौन सा वैसा संबंध है कि जो गणित में एग्जिस्ट करता है, यानी गणित में कौन कौन से संबंध एग्जिस्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। अब हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि गणित में कौन कौन से ऐसे संबंध हैं जो कि गणित में एग्जिस्ट करते हैं। आपने, चूँकि आप यहाँ पर कक्षा 11वीं तक आ गए हो, तो आपने कक्षा 10वीं तक ऐसे कई प्रश्न हल किए होंगे।
या फिर ऐसा कौन सा ऐसा लिखा हुआ आपने अपने गणित में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि जो लाइन एम है वो एन के क्या है, पैरेलल है। लाइन एम है, लाइन जो एम है वो एन के क्या है, पैरेलल है। ठीक उसी प्रकार आपने यह भी देखा होगा कहीं लिखा हुआ गणित में अब तक कि लाइन जो जी है, लाइन, एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ। लाइन जो जी है, यानी मान लीजिए ये एक लाइन जी है, वो किसके परपेंडिकुलर है, तो डी के परपेंडिकुलर है। यानी ये जब लाइन हमारा यदि ये जी रहेगा और ये लाइन यानी हमारा डी रहेगा, और इस कॉन्सेप्ट पे यदि हम चले कि लाइन जो जी है वो डी के परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप देख सकते हो। यानी कि एक और उदाहरण है कि जो 6 है वो, ये सिंबल क्या है, ग्रेटर देन का, कि जो 6 है वो 3.3 से बड़ा है। और अभी अभी आपने अध्याय 1 पढ़ के आप यहाँ पर आए हो, तो हम लोग एक अध्याय 1 का भी ये उदाहरण ले लेते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय है। यहाँ पर आप जो ये रेड कलर में जो हाईलाइट किया हुआ है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, ग्रेटर देन और सबसेट, ये तीनों, ये चारों क्या बता रहा है आपको, ये चारों गणित में आपको दो संख्याओं के बीच में या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो लाइन के बीच में आपको एक संबंध बता रहा है ना। आप यहाँ पे देखो, आपको दो लाइन दिया गया है एम और एन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये रेड कलर से जो हाईलाइट है वो बता रहा है। और ये किसका सिंबल है, तो वो पैरेलल का सिंबल है। क्या कह रहा है कि लाइन जो एम है वो एन के पैरेलल है। यानी जो अभी हम लोग रियल लाइफ में देख रहे थे कि जो ए है वो बी का पिता है, यानी ए क्या है, बी का पिता, वो क्या है, रिलेशन बता रहा है, किसका रिलेशन, ए का बी के साथ। ठीक उसी प्रकार एम क्या है, एम एन के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है। यानी कि ये जो पैरेलल बता रहा है वो क्या हमें बता रहा है कि संबंध बता रहा है, किसके बीच का संबंध बता रहा है, लाइन एम और एन के बीच का संबंध बता रहा है। उसी प्रकार यहाँ इस स्क्रीन पे जो भी आपको उदाहरण दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो आपके पास यहाँ पे दो समुच्चय दिया गया है, पहला ए और दूसरा बी। अब इन दोनों के बीच एक संबंध को डिफाइन किया गया है, और वो संबंध क्या है, तो वो संबंध है उप समुच्चय का, कि ए जो है वो बी का क्या है, उप समुच्चय, ए जो है वो बी का क्या है, उप समुच्चय। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से रियल लाइफ में हमारा संबंध एग्जिस्ट करता है, उस प्रकार से गणित में भी ऐसे कई संबंध हैं, जो कि जिसमें से कुछ संबंध आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे जो कि रियल रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि आप कक्षा 11वीं का पहला अध्याय यहाँ पे पढ़ के आए होंगे, तो और पिछला वीडियो यदि आप देख कर आएंगे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यह कहा था कि चूंकि आप लोग कक्षा 11वीं में आ गए हो, तो और कक्षा 11वीं का पहला अध्याय हमारा समुच्चय था, तो आज से आपको जितने भी कोई भी अध्याय आप पढ़ोगे तो उसमें से 80%, 80% कॉन्सेप्ट समुच्चय का ही रहेगा। और इवन हम लोग ज़्यादातर चीज़ों को समुच्चय के रूप में ही पढ़ने वाले हैं। इसलिए अब एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो कि हर एक टर्म्स को, फिर चाहे आप इसी अध्याय को ही एक उदाहरण के रूप में ले लो, कि इस अध्याय का हर एक टर्म्स को, लगभग हर एक टर्म्स को समुच्चय के रूप में बताया है। तो जो अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया, आपको बतलाया कि गणित में ये सब संबंध, ऐसे संबंध एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो संबंध जो भी अभी मैंने बताया उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, 3 संबंध हमारा कक्षा 10वीं तक ये सब हम लोग पढ़ के आए थे। एक संबंध जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया वो अभी अभी आप लोग पढ़े हो कक्षा 11वीं के पहले अध्याय में। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आगे आपको लगभग सभी टर्म समुच्चय के रूप में ही पढ़ना होगा, तो क्यों ना इस संबंध को जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग समुच्चय के रूप में अभी से पढ़ने लगे। इसलिए हमने समुच्चय की परिभाषा आप सभी को, संबंध की परिभाषा आप सभी को समुच्चय के रूप में देने का प्रयास किया है। और वो हमने एनसीईआरटी का ही परिभाषा उठाया है, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यह परिभाषा क्या कह रहा है, इसे ध्यान से पढ़ें कि किसी अतिरिक्त समुच्चय ए
से अरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ये जो लास्ट लाइन है इसको इसे भी आप छोड़ दीजिए। यह परिभाषा यह कह रहा है कि सिंपल शब्दों में समझे, हालांकि इस परिभाषा को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा समय हो चला है। इसे हम लोग एक समरी के रूप में पढ़ लेते हैं कि इस परिभाषा का मतलब यही है कि जो संबंध होता है, अभी अभी मैंने बताया कि संबंध के लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो यही कह रहा है कि जो भी संबंध होता है मैथमेटिक्स यानी गणित में, वो समुच्चय ए से समुच्चय ए से समुच्चय बी में कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। यानी कार्तीय गुणन अभी अभी हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ के ये सब आया है कि कार्तीय गुणन यानी A क्रॉस B क्या होता है, और इस पर शायद मैंने 3 से 4 लेक्चर लिया था, इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे इस कार्तीय गुणन को नहीं पढ़ाऊँगा, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। तो यह कह रहा है कि गणित में कोई भी संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में डिफाइन होता है, और वो क्या होता है, तो वो कार्तीय गुणन, जो भी कार्तीय गुणन ए समुच्चय ए और समुच्चय बी का होगा उसका एक उप समुच्चय व संबंध होता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ पर ए क्रॉस बी के क्रमिक युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों का मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। यानी कि ये जो हम लोग कार्तीय गुणन का पढ़ रहे थे कि यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो भी यहाँ पे कृत्रिम युग्म बनेगा उसमें जो पहला एलिमेंट्स यानी पहला घटक जो रहेगा और जो दूसरा संख्या यानी दूसरा घटक जो रहेगा इस कृत्रिम युग्मों में, वो पहला घटक पहले समुच्चय ए से आएगा, दूसरा वो बी से आएगा। तो एक बार फिर से आप इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ ले। इसे हम लोग उदाहरण सहित और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणन, उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, आपको वह वीडियो देखना होगा, फिर ही आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग वह वीडियो देखिए, उसके बाद यह परिभाषा को बार बार पढ़ें। हम इसको आज आपको एक समरी के रूप में इस परिभाषा को बता दिए हैं। कल के वीडियो यानी भाग 11 में हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये जो लास्ट लाइन इस परिभाषा में लिखा है कि द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है, ये भी हम इसको थोड़ा सा स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ तक अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। ये क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेकर पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने इस टॉपिक को टच नहीं किया है। इसे हम लोग आगे वाली वीडियो में, इस लाइन को हम लोग आगे वाली वीडियो में समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो आपको पढ़ाया, जो समझाने का प्रयास किया, वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।